भारत में जो आरक्षण की नीति है उसकी कानूनी बुनियाद असल में 1992 के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई है। नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो आज हम इसी मामले के कानूनी पहलुओं को समझेंगे। मतलब वो फैसला जिसने आरक्षण की दिशा और दशा आप कह सकते हैं हमेशा के लिए ही बदल दी। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मंडल आयोग की चुनौती का पूरा संदर्भ क्या था। फिर हम अदालत की दी हुई 3 ऐतिहासिक नज़ीरों को एक एक करके समझेंगे। एक, 50% की सीमा, दूसरा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट और तीसरा पदोन्नति पर रोक। और आखिर में देखेंगे कि इस फैसले की विरासत आज भी कितनी मजबूत है। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ 1979 में, जब मंडल आयोग बना। इसका काम था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। लेकिन जब इसकी सिफारिशों को लागू करने की कोशिश हुई तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया, जो आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इस मामले की पूरी यात्रा 1 दशक से भी ज्यादा लंबी चली। सोचिए, 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश थी। फिर पूरे 1 दशक बाद 1990 में सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। बस फिर क्या था, देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इसी के चलते ये मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इसका अंतिम फैसला आया। तो इस पूरे मामले का जो मूल तर्क था ना, वो संविधान के अनुच्छेद 16(1) पर टिका था। यह अनुच्छेद अफसर की समानता की गारंटी देता है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भाई सरकार का जो ये आदेश है वो इस मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि ये मेरिट की जगह सिर्फ जाति के आधार पर नौकरियों में तरफदारी कर रहा था। और बस यहीं से समानता के अधिकार और अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत के बीच एक संवैधानिक टकराव की स्थिति बन गई। अब कोर्ट के सामने सबसे बड़े सवालों में से एक ये था कि आखिर आरक्षण की सीमा क्या हो, क्या इसकी कोई लिमिट होनी भी चाहिए या नहीं। और यहीं पर अदालत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया, जिसने अफर्मेटिव एक्शन की हदों को तय कर दिया। तो बेंच के सामने ये एक बुनियादी संवैधानिक सवाल था, क्या आरक्षण कोटा की कोई सीमा है भी या नहीं। अदालत को यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना था। एक तरफ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के लिए जरूरी सुरक्षात्मक उपाय। और अदालत का जवाब एक साफ नंबर था, 50%। बेंच ने फैसला सुनाया कि कुल आरक्षण कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी हाल में 50% की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। ये इसलिए किया गया ताकि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिवनेस यानी अत्यधिकता का सिद्धांत लागू ना हो जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा, आरक्षण एक सुरक्षात्मक उपाय का चरम रूप है और ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस लिमिट के पीछे तर्क ये था कि आरक्षण एक अपवाद है, नियम नहीं। अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हो गया तो ये तो समानता के अधिकार को ही खत्म कर देगा, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। 50% की सीमा तय करने के बाद कोर्ट ने एक और जरूरी सवाल उठाया, क्या आरक्षण का फायदा हर किसी को एक बराबर मिलना चाहिए। यहीं पर कोर्ट ने एक नया सिद्धांत पेश किया, जिसे हम क्रीमी लेयर के नाम से जानते हैं, यानी गुणात्मक बहिष्करण का सिद्धांत। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है क्या? कोर्ट का तर्क था कि पिछड़े वर्गों के अंदर भी कुछ लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें अब आरक्षण जैसे सुरक्षा उपायों की जरूरत नहीं है। इस सिद्धांत को लाने का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि आरक्षण का फायदा असल में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि उन तक जो पहले से ही संपन्न है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कोर्ट ने ये जो क्रीमी लेयर को बाहर रखने का नियम बनाया वो सिर्फ और सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज पर ही लागू किया। कोर्ट का तर्क ये था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब एससीज और एसटीज हैं, उनके मामले में पिछड़ापन ऐतिहासिक रूप से इतना गहरा है और अस्पृश्यता से जुड़ा है कि उनमें संपन्नता का स्तर अभी भी ना के बराबर है। इसी वजह से ये सिद्धांत उन पर लागू नहीं किया गया। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सरकार ने समय समय पर आय की सीमाएं तय की। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, 1993 में ये सीमा 1 लाख रुपए थी। फिर जैसे जैसे महंगाई और आर्थिक विकास हुआ ये बढ़ती गई और 2015 तक 8 लाख रुपए हो गई। ये दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि आर्थिक सच्चाइयों के साथ बदलता रहता है। आरक्षण के दायरे पर जो बहस थी वो सिर्फ शुरुआती नियुक्तियों तक ही नहीं रुकी। एक और बड़ा और विवादास्पद सवाल था, क्या आरक्षण को प्रमोशन में भी लागू किया जा सकता है।
इस पर कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और निर्णायक रुख अपनाया और पिछली न्यायिक व्याख्याओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस मामले से पहले जनरल मैनेजर बनाम रंगाचारी जैसे फैसलों में प्रमोशन में आरक्षण को सही ठहराया गया था, लेकिन इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस नजरिए को ही पलट दिया। बेंच ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का लाभ सिर्फ नियुक्ति या पद के शुरुआती लेवल पर ही मिल सकता है, प्रमोशन के लेवल पर नहीं। कोर्ट का तर्क था कि प्रमोशन में आरक्षण संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। ये भेदभाव को स्थायी बना देगा। बेंच का मानना था कि एक बार जब कोई व्यक्ति सर्विस में आ जाता है तो उसे बाकी लोगों के साथ बराबरी पर मुकाबला करना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण से प्रशासनिक दक्षता पर असर पड़ सकता है और ये भेदभाव का एक न खत्म होने वाला चक्र बना सकता है। तो इन सब तर्कों का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? इंदिरा साहनी मामले ने भारत की आरक्षण नीति के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया, जिसके मुख्य बिंदु आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस तरह हैं। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही माना गया, लेकिन कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी गई। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया और प्रमोशन में आरक्षण को अमान्य कर दिया गया। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने यह भी माना कि जाति पिछड़ेपन का एक स्वीकार्य इंडिकेटर हो सकती है और सामाजिक पिछड़ेपन को मापने के लिए 11 इंडिकेटर भी तय किए, जिसमें लिटरेसी रेट और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व जैसे फैक्टर्स शामिल थे। तो सवाल ये उठता है कि 1992 का ये ढांचा आज के भारत में समानता और न्याय की मांगों को कैसे संतुलित करता है। देखिए, इंदिरा साहनी का फैसला आज भी भारत में आरक्षण पर होने वाली हर बहस का केंद्र है। इसने एक संतुलन बनाने की कोशिश तो की, लेकिन आरक्षण की बदलती मांगों और नए कानूनी संशोधनों के साथ इसके बनाए सिद्धांत लगातार आजमाए जाते रहते हैं। ये एक ऐसा कानूनी संवाद है जो आज भी जारी है।